नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। भारत का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एआईए पीजीटी की कोचिंग दे रहा है। दोस्तों, अभी तक हमारा पैथोलॉजी एंड एनाटॉमी के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान भी कंप्लीट होने वाला है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंडे टू फ्राइडे डेली 4 बजे आपकी रेगुलर क्लास जो है अपलोड होती है यूट्यूब चैनल पर, और सैटरडे जो है आपकी टेस्ट क्लास होती है एवरी सैटरडे, ताकि आपको पता चले कि मंडे टू फ्राइडे जो आप पढ़ रहे हैं तो उसको उसकी परफॉर्मेंस आपको सैटरडे के टेस्ट में पता चलती है। जैसे जैसे आपके टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती जाती है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता जाता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है कि मेरे यहाँ पर नंबर अच्छे हैं, परफॉर्मेंस जो है मेरी बहुत अच्छी हो रही है हर टेस्ट में, तो एग्जाम में भी मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें मैं डेली जो हमारी क्लास अपलोड होती है उसका अलग से लिंक मैं शेयर करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, और हर सैटरडे जिन जिन क्लासेस का टेस्ट लेना होता है, मुझे जो जो चैप्टर्स का टेस्ट लेना होता है उसका भी मैं अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप में कर देती हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 10 टू 15 तक चैप्टर्स का टेस्ट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है तो आप एक बार जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चैप्टर्स का लिंक दिया हुआ है उससे गो थ्रू हो सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर ये टेस्ट क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अष्टांग हृदय का टेस्ट। ठीक है, सूत्रस्थान 10 से 15 तक। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, देखिए इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये है कि रस वेदी अध्याय में से कि लवण रस में कौन से दो पंच महाभूत प्रधान रहते हैं। ठीक है, लवण रस में कौन से दो पंच महाभूत प्रधान रहते हैं। हर एक टेस्ट के लिए आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे। ठीक है, और आप अपना जो परफॉर्मेंस, आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, तो प्लीज उसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग टेस्ट अटेंड करते हैं। ठीक है, तो लवण रस में जो पंच महाभूत प्रधान रहते हैं वो है जल और अग्नि। ठीक है, जल और अग्नि। इसका मैंने आपको ऐसे याद कराया था कि अम्ल और लवण में दोनों में अग्नि रहती है, बस फर्क इतना है कि लवण में जल रहता है और अम्ल में पृथ्वी होती है अग्नि के साथ। ठीक है, तो जल और अग्नि लवण में पंच महाभूत प्रधान रहते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अ, कपोल गल दाह, कपोल दाह ये कौन से रस का कर्म है। कपोल गल दाह। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कपोल गल दाह ये लवण रस का कर्म है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि कपोल दाह तो ये कटु रस का कर्म है। ठीक है, तो शब्द जो है वो आपने पहचानने हैं। कपोल गल दाह ये लवण रस का कर्म है, और अकेला कपोल दाह आ जाता है क्वेश्चन में तो ये कटु रस का कर्म है। अब स्तन्य कंठ विशोधन, या फिर मैं पूछूं कि स्तन्य विशोधन ये कौन से रस का कर्म है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है जो स्तन्य विशोधन। ठीक है, स्तन्य की शुद्धि करना या स्तन्य और कंठ की शुद्धि करना, ये तिक्त रस का कार्य है, तिक्त रस का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे लघु रस कौन सा होता है। सबसे लघु रस कौन सा होता है। तो दोस्तों, 5 सेकंड मिलने हैं आपको हर क्वेश्चन के लिए। सबसे लघु रस जो होता है वो होता है तिक्त रस। ठीक है, सबसे लघु रस होता है तिक्त रस। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि धारण, धारण करना कौन से धातु का कर्म है। धारण करना कौन से धातु का कर्म है। तो दोस्तों, इसका आंसर है अस्थि धातु का कर्म है धारण करना। ठीक है, अस्थि धातु का कर्म है धारण करना। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि कुक्षी आधमान और आटोप ये किस धातु की वृद्धि से होता है। कुक्षी आधमान आटोप किस धातु की वृद्धि से होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे।
तो सिक्स्थ क्वेश्चन, कुक्षी आटोप आधमान और आटोप ये पुरीश की वृद्धि से होता है। ठीक है, कुक्षी आधमान आटोप पुरीश की वृद्धि से होता है। दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो टेस्ट होते हैं इनको जरूर अटेंड करिए, क्योंकि इसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉरी मोस्ट सॉरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आज तक अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं वो क्वेश्चंस उठा के पूछती हूँ। ठीक है, क्योंकि 80% एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं जो पहले से ही बार बार अलग अलग एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको हमेशा पूछती हूँ। ठीक है, अच्छा, त्वक स्फुटन, त्वक स्फुटन ये किस धातु क्षय का कार्य है? त्वक स्फुटन, इसमें ऑप्शन आ सकता है जैसे कि रक्त का आ सकता है, स्वेद का आ सकता है। ठीक है, तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो त्वक स्फुटन जो है सेवंथ क्वेश्चन का आंसर है, ये स्वेद क्षय का लक्षण है, त्वक स्फुटन। ओके, मूत्र वृद्धि में कौन सी चिकित्सा की जाती है? अगर बार बार यूरिन पास हो तो कौन सी चिकित्सा की जाती है? दिस इज योर एट्थ क्वेश्चन। मूत्र वृद्धि में कौन सी चिकित्सा की जाती है? तो दोस्तों, मूत्र वृद्धि में प्रमेय चिकित्सा करते हैं। ठीक है, प्रमेय में भी अगर आप डायबिटीज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी जो सिम्टम्स हैं वो पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंटली बार बार यूरिन जो है पास करना पड़ता है, तो उसमें आप वैसा लॉजिक लगा सकते हैं कि मूत्र वृद्धि जो होती है उसमें प्रमेय की चिकित्सा की जाती है। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल से भी बार बार यूरिन जो है वो आता है। ठीक है, तो मूत्र वृद्धि में प्रमेय की चिकित्सा की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि आचार्य वाग्भट ने, ये नाइन्थ क्वेश्चन है, आचार्य वाग्भट ने पित्त का जो विशेष स्थान कौन सा बताया है? आचार्य वाग्भट ने पित्त का विशेष स्थान कौन सा बताया है? ये आपका एट्थ क्वेश्चन है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने पित्त का स्थान बताया है नाभि। ठीक है, पित्त का स्थान बताया है नाभि। और इसके साथ मैं बाकी स्थान बता देती हूँ। वात का स्थान उन्होंने पक्वाशय बताया है और कफ का स्थान उन्होंने उरय बताया है। ठीक है, नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि वाक प्रवृत्ति और स्मृति कौन सी प्रकार की वायु का कार्य है? वाक प्रवृत्ति और स्मृति कौन सी वायु का कार्य है? बहुत बार आ चुका है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप इसका आंसर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो 5 सेकंड मिलेंगे आपको क्वेश्चन के लिए। तो वाक प्रवृत्ति और स्मृति जो है ये उदान वायु का कार्य है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, अपने लेक्चर्स में भी मैंने बहुत जोर देके इसको समझाया है। महाजवय, महाजवय मतलब कि जो अत्यंत वेगवान होती है, तो महाजवय वाग्भट ने कौन सी वायु को बताया है? महाजव वाग्भट ने कौन सी वायु को बताया है? दिस इज योर 11th क्वेश्चन। तो महाजवय वाग्भट ने बताया है व्यान वायु को। ठीक है, कृत्सन देह चाही पूरे देह में घूमती है। महाजवय मतलब कि जो अत्यंत वेगवान है, तो आचार्य वाग्भट ने महाजवय जो है व्यान वायु को बताया है। 12th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन से प्रकार का पित्त जो है वो अमाशय स्थित रस का रंजन करता है? वेरी इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, तो अमाशय स्थित रस का रंजन कौन सा पित्त करता है? ठीक है, 5 सेकेंड्स मिलेंगे, तो बताइए अमाशय स्थित रस का रंजन कौन सा पित्त करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रंजक पित्त जो है अमाशयस्थ स्थित जो रस का रंजन करता है, रंजक पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर में जो कफ स्थित होता है, जो इंद्रियों का तर्पण करता है, ये कौन से प्रकार का कफ है? ठीक है, 13th क्वेश्चन है, सिर में स्थित होता है, इंद्रियों को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, इंद्रियों की देखभाल करता है, उनको तर्पित करता है, तो कौन सा ये कफ है? तो ये तर्पक कफ है। ठीक है, तर्पक कफ। 14th क्वेश्चन है कि दोषों की जब स्वस्थान में वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं? दोषों की स्वस्थान में वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकोप कहते हैं, शम कहते हैं, या फिर क्षय कहते हैं? दोषों की स्वस्थान में वृद्धि मतलब दोष अपने स्थान में ही बढ़ने लग जाते हैं जब,
तो उसको क्या कहते हैं? 5 सेकंड मिलेंगे आपको क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो इसका आंसर है दोषों की जब अपने स्थान में वृद्धि होती है उसको चय कहते हैं। जब वो अपने स्थान से निकल पड़ते हैं, विमार्ग गमन होते हैं, कहीं और जाने लगते हैं शरीर में, तो उसको प्रकोप कहते हैं। और जब वो अपने ही स्थान पर आराम से रहते हैं उसको कहते हैं शमन, ठीक है? शमन। तो आई होप आप ये भूलेंगे नहीं, ठीक है? और इसके बाद 15th क्वेश्चन आपको पूछूंगी कि वात का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है? वात का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है? 5 सेकंड मिलेंगे, आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है वर्षा में, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे याद रखना है कि दोष का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है, उसके आगे और पीछे वाली ऋतुएं आपको अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है? मतलब कि जैसे अगर वात का प्रकोप वर्षा में होता है तो वर्षा से पहले है ग्रीष्म, मतलब उसमें वात का संचय होता है, और वर्षा के बाद है शरद, उसमें वात का शमन होता है। उसी तरह से पित्त का आपने याद रखना है, प्रकोपित वाली ऋतु याद रखनी है, ठीक है? फिर संचय और शमन आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो प्रकोपित वाली ऋतु कौन सी है? शरद, ठीक है? पित्त की। तो शरद से पहले आती है वर्षा जिसमें पित्त जो है संचित होता है, और फिर शरद के बाद आता है हेमंत जिसमें पित्त जो है शमन होता है उसका। फिर कफ का यहाँ पे फर्क है। आचार्य चरक ने जो है कफ का जो संचय है हेमंत में बताया है, बट वाग्भट जी ने कफ का संचय शिशिर में बताया है, ठीक है? प्रकोप तो इसका वसंत में होता है, वसंत के बाद जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें उसका शमन होता है, लेकिन संचय जो है इसका वसंत से पहले शिशिर में बताया है, मतलब सीक्वेंस वाइज बताया है वाग्भट जी ने कि वसंत से पहले शिशिर में इसका संचय होता है, लेकिन चरक जी ने इसका जो संचय है वो हेमंत में बताया है। ये डिफरेंशियल पॉइंट है। 16th क्वेश्चन ये है, आपसे मैं पूछना चाहूंगी जो 16th क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षाघात जो है ये कौन सा मतलब रोग मार्ग की व्याधि है? कौन से रोग मार्ग की व्याधि है? शाखागत, कोष्ठगत या मध्यम रोग मार्ग की? पक्षाघात जो है ये कौन से रोग मार्ग की व्याधि है? तो पक्षाघात जो है ये मध्यम रोग मार्ग की व्याधि है, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन से ऐसे 3 रस हैं जो कफ का शमन करते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन है। कौन से ऐसे 3 रस हैं जो कफ का शमन करते हैं? इसका आंसर है कटु तिक्त कषाय। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है और 90% बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है? तो बलभ्रंश ये किसका लक्षण है? बलभ्रंश, बलभ्रंश किसका है? इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं, ओज का है, और भी जैसे कि ऑप्शंस आते हैं, मेनली ओज में ही बलभ्रंश का आपको कंफ्यूजन रहता है। लेकिन बताइए बलभ्रंश ये किसका लक्षण है? तो बलभ्रंश जो है ये साम दोष का लक्षण है। बलभ्रंश साम दोष का लक्षण है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है कि आचार्य वाग्भट ने लंघन के भेद कितने बताए हैं? ठीक है? आचार्य वाग्भट ने लंघन के भेद कितने बताए हैं? 2, 3, 4, 5? दिस इज 18th क्वेश्चन। तो आचार्य वाग्भट ने लंघन के 2 भेद बताए हैं। एक है शोधन और एक है शमन, जिसमें शोधन 5 प्रकार का होता है: निरूहण, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और रक्तमोक्षण। निरूहण, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और रक्तमोक्षण। शमन के 7 प्रकार होते हैं: पाचन, दीपन, क्षुधा, तृष्णा, व्याम, आतप, मारुत। पाचन, दीपन, क्षुधा, तृष्णा, व्याम, आतप, मारुत, ठीक है? तो लंघन के 2 भेद हैं, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, जिसमें शोधन के 5 भेद आते हैं फर्दर अगर डिवाइड करें, और शमन के 7 भेद आते हैं फर्दर अगर डिवाइड करें, ठीक है? 19th क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको ये श्लोक रखकर पूछूं कि अचिंत्य हर्षणेन ध्रुवम संतर्पणेन स्वप्न प्रसंगाश्च कृशो व्रहा इव पुष्यति। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं पूछूं कि ये किसकी चिकित्सा है? अचिंत्य हर्षणेन मतलब चिंता ना करना और खुश रहना, ध्रुवम संतर्पणेन संतर्पण आहार का प्रयोग करना,
स्वप्न प्रसंगाश्च सोना, स्त्री से नहीं है, सोना मतलब कि अच्छी साउंड स्लीप लेना। फिर कृशो वराह इव पुष्यति, ठीक है, वराह का मांस जो है वो आपने कंज्यूम करना, ठीक है, उसका प्रयोग करना, उसको खाना। तो ये किसकी चिकित्सा है? ये है कृष्ता की चिकित्सा, ठीक है, कृष्ता की चिकित्सा। श्लोक को अगर आप ध्यान से समझे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब शोधन आदि गण संग्रह अध्याय यानी कि 15th चैप्टर में से मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, तो टोटल आपके 21 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब एक तो क्वेश्चन इसमें मैं पूछना चाहूंगी कि कौन सा गण का प्रयोग पक्व अतिसार में, अस्थि भंग में और व्रण रोपण में होता है? कौन से गण का प्रयोग पक्व अतिसार में, अस्थि भंग में और व्रण रोपण में होता है? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? तो इसका आंसर है अंबष्ठा आदि गण का प्रयोग पक्व अतिसार में, ठीक है, अस्थि भंग में और व्रण रोपण में होता है। एंड इसमें से इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें है कि व्रण शोधन, ठीक है, व्रण शोधन ये कौन से गण का कार्य है? व्रण शोधन कौन से गण का कार्य है? तो इसका आंसर है व्रण शोधन आरगवदादि गण का कार्य है, ठीक है, व्रण शोधन आरगवदादि गण का कार्य है। और वाग्भट जी ने 33 गणों का वर्णन किया है, मतलब कि अष्टांग हृदय सूत्र 15 में। चरक जी ने सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 4 में, चरक सूत्र स्थान 4 में उन्होंने 50 महाकषाय का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 37, 38 और 39 में गणों का वर्णन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेस्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आपके कितने मार्क्स आए हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, ताकि मुझे एटलीस्ट पता चले कि आपने टेस्ट में परफॉर्म किया है। आपके नंबर कम भी आए हैं, इट्स रियली ओके, एटलीस्ट यू ट्राइड, ठीक है, एटलीस्ट यू अटेंडेड द टेस्ट। ये टेस्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको मिस नहीं करना होता, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख सकते हैं। आई विल अप्रिशिएट यू। अगर आपके नंबर कम भी आते हैं, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि यू आर कंसर्न्ड, आपको एक चिंता है अपने टेस्ट देने की, आपको एक चिंता है कि मुझे तैयारी करनी है, यू आर सीरियस अबाउट द एग्जाम, ठीक है। तो ये चीजें पता चलती हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।